गुड मॉर्निंग बच्चे। गया गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पिछले कक्षा में हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें डॉट प्रोडक्ट पढ़े और क्रॉस प्रोडक्ट भी देखे थे। आज आगे बढ़ते हैं हम लोग, जिसमें मैकेनिक्स शुरू करेंगे। मैकेनिक्स में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन वही देखेंगे। मैकेनिक्स के बारे में हम लोग देखें, कहते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स क्या है? तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स फिजिक्स का वह पार्ट है जिसमें किसी बॉडी के मोशन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। मैकेनिक्स 3 भागों में बांटा जाता है मेनली। फर्स्ट स्टैटिक्स, दूसरा काइनेमेटिक्स और तीसरा डायनेमिक्स। स्टैटिक्स कहते हैं कि द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर इन रेस्ट और बॉडीज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जब वस्तु रेस्ट में रहता है तब उसके मोशन के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उस मैकेनिक्स को स्टैटिक्स कहते हैं। और दूसरा द काइनेमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैकेनिकल मोशन ऑफ द बॉडी विदाउट टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ द काउज ऑफ द मोशन इन द बॉडी। काइनेमेटिक्स में बॉडी के मोशन के बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन क्यों मोशन उत्पन्न हुआ उसके बारे में नहीं पढ़ते, केवल मोशन के बारे में पढ़ते हैं। और थर्ड जो है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स है द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ मैकेनिकल मोशन ऑफ द बॉडी बाय टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ द फोर्स विच काउज द मोशन इन द बॉडी। डायनेमिक्स में हम लोग दोनों पढ़ते हैं, मोशन के बारे में भी पढ़ते हैं और मोशन किसके कारण उत्पन्न हुआ उस काउज के बारे में भी पढ़ते हैं। मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी मूविंग विथ अ स्पीड मच लेस देन द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर और वैक्यूम, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इज नोन एज क्लासिकल मैकेनिक्स। It is also known as न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स जो है, जो हम लोग पढ़ते हैं, जिसका वेलोसिटी या जिसका स्पीड लाइट के स्पीड से बहुत कम होता है, उस मैकेनिक्स को हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। और यदि जो बॉडी बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से चल रहा हो, कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, उस मैकेनिक्स को कहते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो हम लोग पढ़ने से पहले कहाँ पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल किए। तो शुरू करने के पहले हम लोग किसी बॉडी का मोशन या बॉडी रेस्ट में है या बॉडी मोशन में है, उसके लिए सबसे पहले हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में देखें। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मान लिया कि कोई बॉडी है, ऐसा है, अरे बॉडी मान लिया कि पी पॉइंट पर है। कहाँ पर है? तो पी पॉइंट पर है। तो हम लोग कहाँ से पी पॉइंट, कितनी दूरी पर है पी पॉइंट, इसको ऐसे नहीं देखा जा सकता, ऐसे नहीं कहा जा सकता कि पी पॉइंट कहाँ पर है। तो कहाँ पर पोजीशन निर्देशित करने के लिए एक हम लोग फिक्स्ड बॉडी लेते हैं, फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं, उसको कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। इस रेफरेंस पॉइंट, जैसे मान लिया कि कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं एक्स और वाई, मान लिया क्या है, इस कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस में पी पॉइंट है, जिसका यहाँ से ओरिजिन से मान लिया कि इसका डिस्टेंस जो है r है। अब इसको ऑब्जर्व करने वाला एक ऑब्जर्वर होगा, मान लिया कि यहाँ पर ऑब्जर्वर है,
ऑब्जर्वर ले लिए, और इसमें एक क्लॉक माने कब शुरू हुआ, पार्टिकल कब यहाँ पर पोजीशन पर है, इसके लिए एक अटैच कर देते हैं क्लॉक। क्या क्या, एक ऑब्जर्वर, दूसरा कोऑर्डिनेट एक्सिस और तीसरा क्लॉक। इस तरह से हम लोग एक क्लॉक अटैच करते हैं। तो टोटल जो सिस्टम है उसको कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर द नॉलेज ऑफ द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाउएवर पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स। मान लिया एक ऑब्जर्वर है यहाँ पर है, दूसरा जो है बस में बैठा हुआ ऑब्जर्वर है, तो डिफरेंट के लिए डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, तो इसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है कई तरह के होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसमें पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फर्स्ट जो है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा जो है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और थर्ड जो है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तीन तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, जिसमें पहला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, तीसरा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ले सकते हैं। तो इस तरह से मान लिया कि कोई जो है मान लिया पी पॉइंट स्पेस में होगा, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स वाई और जेड। अब यहाँ इसका तीन कोऑर्डिनेट होगा, x1 y1 मान लिया z1, x1 y1 z1 तीन कोऑर्डिनेट होगा। यहाँ इस तरह से हम लोग देखें तो यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर खींचेंगे, ए डिस्टेंस जो है वो x1 हो जाएगा, फिर ए डिस्टेंस जो है हम लोग का ये y1 हो जाएगा, और फिर यहाँ से देखें तो इसको ए डिस्टेंस जो है यहाँ हो जाएगा z1। तो इस तरह से पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यहाँ जो है से कोऑर्डिनेट एक्सिस कहाँ से, तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लिया जाता है। तो जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में हो तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज आइदर एट रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मान लिया कि कोई ट्रेन चल रही हो हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो जो फ्रेम लेते हैं उसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एक्सेलरेटेड इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एग्जाम्पल, सपोज मान लिया कि बस में जा रहे हैं और बस के सरफेस पर एक बॉल है, और जैसे ही बस स्टार्ट हुआ, बॉल रेस्ट में था लेकिन स्टार्ट होने के बाद जैसे बस एक्सेलरेट हुआ वैसे ही बॉल मूव करने लगा। तो बस जो है कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, तो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेनली दो तरह के हो गए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, मोशन, कोई भी बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, वो कैसे पता लगाते हैं? तो किसी फिक्स पॉइंट से यदि जो उसका पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, तो उसको कहते हैं कि बॉडी इज इन मोशन। द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ it changes its position with respect to the some reference point or frame of reference with time। जैसे मान लिया कि ऐसा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो इस तरह से कोई बॉडी है जो मान लिया कि ए पर है, और ए पर जो है इसका पोजीशन मान लिया टाइम t1 में है। कुछ समय के बाद जैसे आफ्टर टाइम सम टाइम इंटरवल डेल्टा टी, मान लिया कि यह बॉडी जो है वो बी पर आ गया, एक्स ओ वाई ऐसा। अब यहां से ए, हाँ, ओरिजिन से ए तक जो खींचते हैं वेक्टर, तो इस यह वेक्टर जो है से ओ ए वेक्टर जो है पोजीशन ए का पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो इस समय जो है से यदि इसका पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो बॉडी को कहते हैं कि बॉडी रेस्ट में है। इसका मान लिया कि कोऑर्डिनेट जो है x1, y1, z1 है, b का कोऑर्डिनेट मान लिया x2, y2, z2 है। मान लिया x1, y1, z1 जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, टाइम के साथ साथ इसका कोई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, तो कहते हैं कि बॉडी रेस्ट में है। और ये जो इसका कोऑर्डिनेट चेंज होता है, तीनों में से कोई एक कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 चेंज होता है, तो कहते हैं कि बॉडी मोशन में है। तो इस तरह से हम देखते हैं, यहाँ मान लिया कि कुछ समय के बाद जैसे बी पर आ गया, यहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया कि फर्स्ट का ए का पोजीशन वेक्टर मान लिया कि r1 है और बी का पोजीशन वेक्टर मान लिया r2 है। ऐसे इस तरह से है, तो चेंज हो रहा है, ए से बी तक आ रहा है, टाइम मान लिया कि डेल्टा टी लगा, टाइम इंटरवल के बाद ए से बी पर आ गया, तो बॉडी रेस्ट में है और बॉडी मोशन में है। तो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मान लिया कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चलते हैं, जैसे एग्जांपल लें कि हम लोग स्टेशन से गया, स्टेशन से चलना शुरू किए और ट्रेन जो है पर हम लोग सवार हो गए और ट्रेन स्टार्ट हो गई, मान लिया 10 बजे से स्टार्ट हो गई, 10:15 में कष्टा आ गए, फिर 10:30 में गुरारू आ गए, ऐसा मान लिया कि चल रहे हैं। तो हम लोग का पोजीशन जो है वो प्लेटफार्म के रेस्पेक्ट में, गया प्लेटफार्म के रेस्पेक्ट में या गया प्लेटफार्म के किसी पोल के रेस्पेक्ट में हम लोग का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग मोशन में है। और ये जो ट्रेन में बैठे हुए हैं, ऐसा इमेजिन करें कि ट्रेन में गया स्टेशन पर बैठे हुए हैं और ट्रेन पोल के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, लेकिन हम लोग इमेजिन करें कि अर्थ जो है से मूव करती है और हम लोग अर्थ पर हैं, तो अर्थ मूव करती है और हम लोग अर्थ पर हैं, तो हम लोग मोशन में हैं। यानी मून के रेस्पेक्ट में हम लोग ऐसा सोचें तो वही जो हम लोग एक पोल के रेस्पेक्ट में रेस्ट में थे, लेकिन मून के रेस्पेक्ट में हम लोग मोशन में रहते हैं। यानी दोनों बॉडी रेस्पेक्ट किसके रेस्पेक्ट में हम लोग ले रहे हैं उस पर निर्भर करता है। कोई बॉडी रेस्ट में है और एक बॉडी के रेस्पेक्ट में, तो दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में वह मोशन में है। यानी मोशन और रेस्ट दोनों रिलेटिव टर्म है,
किसके रेस्पेक्ट में हम लोग ले रहे हैं उस पर निर्भर करता है। टाइप ऑफ मोशन देखें तो मेनली टाइप ऑफ मोशन में 3 तरह के मोशन हम लोग जानते हैं। 3 तरह में पहला जो है ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा जो है रोटेशनल मोशन, और तीसरा जो है ओसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। मोशन जो पार्टिकल का है मेनली 3 तरह का होता है। ट्रांसलेशन मोशन, इसका दूसरा नाम है रेक्टिलिनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। ट्रांसलेशन मोशन में है कि जब बॉडी मूव करता है और बॉडी के कोई 2 पॉइंट कभी भी जो है से एक ही डायरेक्शन में चलता हो तो उस मोशन को कहते हैं ट्रांसलेशन मोशन। A body has translation motion if a line joining any 2 points on the body remains parallel to itself throughout the motion of the body, then that motion of the body is called translational motion. एग्जाम्पल, मान लिया कि बस किसी सड़क पर चल रही है तो बस के पीछे वाला पार्ट का पॉइंट और बस के आगे वाला पॉइंट जो है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में रहता है, तो हम कह सकते हैं कि मूविंग बस जो है वो कैसा चल रहा है, ट्रांसलेशन मोशन है। या ए बॉल फॉलिंग फ्रीली डाउनवर्ड्स, मतलब कोई बॉल उछालते हैं ऊपर की ओर और वहाँ देखते हैं तो बॉल का हर पॉइंट जैसे सभी एक दूसरे से पैरेलल होता है, सभी एक स्ट्रेट लाइन में रहता है, तो उस तरह के मोशन जो है क्या कहलाता है, तो ट्रांसलेशनल मोशन कहलाता है। सेकंड जो है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में हम लोग देखते हैं कि किसी एक्सिस के अलोंग मोशन करता है। मान लिया कि कोई बॉडी है इस तरह से, ऐसा है, अब इसका डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं, मान लिया ए है, बी है, यहाँ सी है, और इस तरह से इसका इस एक्सिस के अलोंग इस तरह से रोटेशन करता है, तो यह जो है इस तरह से एक कंसेंट्रिक सर्कल बनाता है। सभी जो है पॉइंट जो है इस तरह से, मान लिया कि बॉडी जो है से इधर आ गया, तो इस तरह से सभी के सभी जो है एक लाइन के अलोंग जो है से रोटेशन करता है, तो इस मोशन को कहते हैं रोटेशनल मोशन। यानी ए बॉडी हैज रोटेशनल मोशन इफ इट मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड लाइन called axis of rotation such that all the particle constituting a body move simultaneously along concentric circle is called rotational motion। और थर्ड जो है वाइब्रेशनल मोशन है। वाइब्रेशन में या ऑसिलेटरी मोशन, इस तरह का मोशन, मान लिया कि मोशन ऑफ द पेंडुलम, इसको देखते हैं, मूव कर देते हैं मीन पोजीशन से, तो पेंडुलम जो है कभी मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड में मूव करता है और कभी पेंडुलम जो है वो मीन पोजीशन से राइट साइड में मूव करता है, यानी टू एंड फ्रो मोशन करता है। मान लिया कि यहाँ पर ए है, यहाँ बी है और सी है, सी मीन पॉइंट है, तो कभी सी से राइट साइड में जाता है और कभी सी से ए लेफ्ट साइड में जाता है, यानी इस तरह का मोशन उसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। जब ऑसिलेटरी मोशन बहुत तेजी से होता है तो उस मोशन को कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। यानी ए बॉडी है वाइब्रेशनल मोशन और ऑसिलेटरी मोशन इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड मीन पोजिशन और इक्विलिब्रियम पोजिशन, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशनल मोशन और वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ द पेंडुलम
of the ball clock, a motion of a child swinging in a swing. That is the. अब मोशन को डिफाइन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं। मोशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग कुछ पैरामीटर्स के बारे में पढ़ते हैं। पैरामीटर्स ऑफ मोशन। पैरामीटर्स में फर्स्ट जो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग देखे कि कोई पार्टिकल है, इस तरह से इस पथ पर मान लिया कि ऐसा कर्व पाथ है, उस पर मूव कर रहा है। किसी भी टाइम मान लिया t1 टाइम में पोजीशन A पर है, जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1 है, और सम इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा t के बाद जो है मान लिया उसका पोजीशन जो है वो B हो जाता है, जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 और z2 है। तो यहाँ से इस तरह से ऐसे चलते हैं, तो लेंथ पाथ ऐसा ट्राजेक्ट्री, इसको कहते हैं फिजिक्स में ट्राजेक्ट्री। ट्राजेक्ट्री यानी ए बी जो है वो ट्राजेक्ट्री है। अब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली रेखा इस तरह से ऐसा मिला दें, और इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर एरो खींचें, तो यह जो है वो डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यानी यह डिस्टेंस जो ए से बी की ओर होगा, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसको हम लोग मान लिया डेल्टा आर से डिनोट करें। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस वो लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द ट्राजेक्टरी। क्या है? लेंथ ऑफ द ट्राजेक्टरी और पाथ ट्रेस्ड बाय ए मूविंग पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल पॉइंट to final point is called distance. डिस्टेंस क्या है? तो लेंथ ऑफ द पाथ है। ये जो पाथ ए से बी आया, इसका लेंथ को कहते हैं हम लोग डिस्टेंस। अब डिस्टेंस में मान लिया कि इसका डिस्टेंस जो है वो डिनोट करें, डेल्टा एस से डिनोट करें। तो देख रहे हैं कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, इस ट्राजेक्टरी का डायरेक्शन जो है वो नहीं है दिया हुआ है। तो डिस्टेंस क्या है? तो डायरेक्शनलेस है। इसमें केवल लेंथ है, यानी डिस्टेंस को हम लोग कह सकते हैं कि इट इज स्केलर क्वांटिटी है। चूंकि लेंथ है तो इसका यूनिट क्या होगा? तो इसका यूनिट होगा मीटर। डायमेंशन क्या होगा? तो डायमेंशन एल से डिनोट करते हैं, तो इसका डायमेंशन एल लिखेंगे। यानी डिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ द पाथ है, यह स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट मीटर होता है और इसका डायमेंशन एल से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो यहां से इनिशियल से फाइनल पॉइंट के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहां हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखें। डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, यानी डेल्टा आर ऐसा डिनोट करें किए हैं। डेल्टा आर जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो किधर से किधर, ए से बी की ओर है, यानी इसमें डायरेक्शन भी है और इसका मैग्नीट्यूड भी है, यानी डिस्प्लेसमेंट में दोनों है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यह डिस्प्लेसमेंट जो है से वेक्टर क्वांटिटी है। हम लोग वेक्टर क्वांटिटी पढ़ चुके हैं, द क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट में दोनों चीज मिल रहा है, तो इसलिए यह जो है वेक्टर क्वांटिटी है। इसको दूसरा रूप में बोल सकते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर। चेंज, इस पोजीशन वेक्टर r1 था और यहां चेंज करके पोजीशन वेक्टर इसका r2 हो गया, यानी चेंज इन पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट को दूसरा तरह से लिख सकते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर, यानी इसको हम लोग ट्रायंगल लॉ देखें तो ट्रायंगल लॉ लगावें अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये दोनों जो है से OA और OAB दोनों सेम ऑर्डर में है, इसलिए लिख सकते हैं OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। OA वेक्टर हम लोग R1 वेक्टर लिख रहे हैं प्लस AB वेक्टर को हम लोग डेल्टा R वेक्टर लिख रहे हैं और OB को फाइनल R2। इसको उधर ले जाएं तो डेल्टा R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर्स। हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर्स। डिस्प्लेसमेंट जो है यह भी जो है से डिस्टेंस है अलोंग फिक्स्ड डायरेक्शन, इट इज द डिस्टेंस अलोंग फिक्स्ड डायरेक्शन, यानी इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट भी मीटर होगा। यूनिट डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन L होगा, इसका भी। एक ऐसा क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट भी मीटर है और इसका डायमेंशन भी L है। अब इसका वैल्यू हम लोग निकालें, इसका लिखें वैल्यू हम लोग पोजीशन वेक्टर का। तो R1 को हम लोग लिख सकते हैं, R1 वेक्टर को लिख सकते हैं X1, Y1 और Z1 के टर्म में। तो यहाँ X1I प्लस Y1J प्लस Z1K ऐसा लिख सकते हैं, और R1 वेक्टर को, और एंड ऑल्सो R2 को कैसे लिख सकते हैं, तो चूंकि इसका कोऑर्डिनेट X2, तो X2I प्लस Y2J प्लस Z2K ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग वैल्यू निकाले डेल्टा आर का, तो हम लोग क्या जानते हैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो R2 का वैल्यू भर दें, तो X2I प्लस Y2J प्लस Z2K माइनस X1I प्लस Y1J प्लस Z1K। इस तरह से इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ सब माइनस हो जाएगा, यानी X2 माइनस X1I प्लस Y2 माइनस Y1J प्लस Z2 माइनस Z1K ऐसा होगा। यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है ऐसा होगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का ऐसा हम लोग वेक्टर डेल्टा वेक्टर मॉड क्या हो जाएगा,
तो इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर j का कोफिशिएंट का स्क्वायर जानते हैं, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। इस तरह से मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब हम लोग वन डायमेंशनल में देखें, इसमें जो है से जो है 3 कोऑर्डिनेट्स है, ये 3 जनरल फॉर्म है, वो 3 कोऑर्डिनेट्स में है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट इन वन डायमेंशन, इसको देखें या स्ट्रेट लाइन, हम लोग मोशन पढ़ना है स्ट्रेट लाइन में, तो जनरल हम लोग देख लिए। तो इसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट इन वन डायमेंशन देखें, डिस्प्लेसमेंट इन वन डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट इन वन डायमेंशन। तो इसमें यदि जो तीनों कोऑर्डिनेट्स में केवल एक कोऑर्डिनेट जो है चेंज हो, टाइम के साथ साथ 3 कोऑर्डिनेट में केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज हो, तो उसको कहते हैं, उस मोशन को कहेंगे वन डायमेंशनल मोशन। और जो तीनों कोऑर्डिनेट्स में 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज होता हो समय के साथ साथ, तो उस मोशन को कहेंगे 2 डायमेंशनल मोशन। और यही जो समय के साथ साथ तीनों कोऑर्डिनेट में परिवर्तन हो, चेंज हो, तो उसको कहेंगे 3 डायमेंशनल मोशन। यानी वन डायमेंशनल मोशन में केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है टाइम के साथ, 2 डायमेंशनल मोशन में 2 कोऑर्डिनेट चेंज होता है टाइम के साथ साथ कोई 2, और 3 डायमेंशनल में तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ है डिस्प्लेसमेंट के, उसको देख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। हाँ, इसमें वन डायमेंशनल में लिखेंगे तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट r इज इक्वल टू x2 माइनस x1 i हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड हम लोग लें तो मैग्नीट्यूड में हम लोग देखेंगे तो इसका मॉड ले लेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा r मॉड इज इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x2 माइनस x1, यानी डेल्टा r वेक्टर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 मॉड। मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा वन डायमेंशन में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जो है से पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। तो पॉजिटिव कैसे देखेंगे, तो मान लिया कि कोई बॉल है, किसी यहाँ से किसी छत से ऊपर फेंका जा रहा है, मान लिया यह छत है, अब इससे ऊपर के कोई बॉल जो है इस तरह से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। अब मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो बॉल रुक जाएगा और फिर उसके बाद जो है बॉल जो है से इस तरह से गिरने लगेगा। तो छत से फेंका जा रहा है तो ऊपर की ओर मान लिया कि पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं तो ऊपर फेंका जा रहा है, तो ये क्या होगा डिस्प्लेसमेंट इसका, तो पॉजिटिव हो जाएगा ऊपर की ओर। अब यहाँ से जैसे ही मैक्सिमम हाइट पर जाएगा और फिर गिरना शुरू करेगा तो ऊपर चूंकि अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए हैं तो बॉल नीचे की ओर आ रहा है, तो उस समय डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर देख, यहाँ पर जो है सॉरी यहाँ नेगेटिव, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो यहाँ पर जब आ जाएगा तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है से क्या होगा, यहाँ जीरो हो जाएगा। और यहाँ के बाद जो नीचे आवेगा तो डायरेक्शन यहाँ से ऊपर की ओर पॉजिटिव है तो इसका डायरेक्शन नीचे की ओर है तो यहाँ डायरेक्शन क्या होगा, तो निगेटिव हो जाएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट जो है छत के सरफेस से ऊपर की ओर पॉजिटिव है, छत के सरफेस पर नो डिस्प्लेसमेंट है, जहाँ से फेंका गया वहीं पर आ गया, और छत से नीचे जो आ रहा है
उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऊपर के डायरेक्शन से नीचे की ओर है, इसलिए जो है से उसका जो है वो निगेटिव हो गया। यानी डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। Characteristic of displacement: the displacement has unit length. Displacement can be positive, negative or zero. Displacement of a particle remains the same if the origin is shifted. जो origin shift होता है तो displacement में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और displacement देखें कि it is the shortest distance from initial point to final point. इसमें कंपेयर करें, इसमें देखें कि डिस्प्लेसमेंट जो है डेल्टा आर वेक्टर है और डिस्टेंस जो है क्या है तो डेल्टा एस। ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो देख रहे हैं कि यहाँ कर्व लाइन है, यहाँ स्ट्रेट लाइन है, तो कर्व लाइन बड़ा होगा इससे, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा जो है वो छोटा होगा डिस्टेंस से या बराबर होगा। एक क्वेश्चन देखिए, an old person moves on a semicircular tracks of radius 40 मीटर। एक सेमी सर्कुलर ट्रैक्स है, ऐसा सर्कल है। अब कोई an old man moves on a semicircular tracks of radius 40 मीटर। इसका मान लिया कि रेडियस जो है r इज इक्वल टू 40 मीटर। During the making work of the एक क्वेश्चन है, an old person moves on a semicircular track of radius 40 meter during a moving track and reaches at the other end. The distance covered and displacement of the person, ये निकालना है। क्वेश्चन जो है हम लोग का कि कोई ओल्ड मैन है, यहाँ इस एंड से मान लिया कि ए है और दूसरा एंड बी है, तो यहाँ से सेमी सर्कुलर पथ पर यहाँ तक जाता है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस होगा इस सरकमफेरेंस हो जाएगा। तो हम लोग सर्कल का सरकमफेरेंस जानते हैं क्या, कि सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल कितना होता है, तो 2 पाई आर होता है। तो सेमी सर्कल है इसलिए इसका जो है से सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, तो 2 पाई आर बाई 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो पाई आर। तो डिस्टेंस हो गया हम लोग का इस सेमी सरकमफेरेंस, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा क्या, तो पाई आर। पाई हम लोग जानते हैं, यहाँ आर इज इक्वल टू 40 है, तो पाई इंटू 40 बराबर क्या हो जाएगा, 40 पाई मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो है से इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से ऐसा लाइन ज्वाइन करें और इनिशियल से फाइनल की ओर एरो नोट करें, तो ए बी जो है
वो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए बी वेक्टर होगा, और चूंकि यहाँ ओ है तो ई डिस्टेंस जो है से क्या हो जाएगा, ए बी जो है बराबर क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, इसका डायमीटर हो जाएगा। तो ए बी वेक्टर मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2r, क्या हो जाएगा 2 इंटू 40 दैट इज इक्वल टू 80 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट 80 मीटर होगा और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पाई आर यानी 45 हो जाएगा। पाई का वैल्यू जानते हैं हम लोग 22/7 होता है, पुट कर देंगे वैल्यू। इस तरह से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एक और क्वेश्चन ले, एक ऐसा क्वेश्चन ले, मान लिया कि कोई पार्टिकल है जो ईस्ट की ओर जो है, यहां से ईस्ट की ओर मान लिया कि 5 मीटर चलता है, उसके बाद जो है नॉर्थ की ओर चलने लगता है, नॉर्थ जो है ये 4 मीटर चलता है, और फिर जो है ईस्ट की ओर 2 मीटर चलता है। इस तरह से मान लिया ए बी सी, इस तरह से कोई पार्टिकल ओ से स्टार्ट हुआ, ओ से ए की ओर, ईस्ट की ओर, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, ऐसा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस हम लोग जानते हैं लेंथ ऑफ द पाथ, तो आसान है, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस बराबर हो जाएगा ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी, कितना हो जाएगा 5 + 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 11 मीटर, ऐसा हो जाएगा सिंपली। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट देखें, डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस अलोंग इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अब यहाँ से ऐसा होगा ओसी जो है से ओसी वेक्टर, यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इसका हम लोग मॉड निकालें, कैसे करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, BC है, BC के अलोंग इस तरह से ऐसा बढ़ाएंगे इसको, और AB के अलोंग एक वेक्टर यहाँ ऐसे लेंगे, दूसरा वेक्टर AB के अलोंग ऐसे लेंगे। और हम लोग वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ चुके थे कि इक्वल वेक्टर, 2 वेक्टर्स आर सेड टू इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। यहाँ BC वेक्टर है, इसके मैग्नीट्यूड यहाँ मान लिया कि ऐसा कर दें, AD वेक्टर है तो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा। और AB वेक्टर के पैरेलल और इक्वल है DC वेक्टर, तो ये 4 मीटर है, तो ये भी 4 मीटर हो जाएगा। अब हम लोग का जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, OCD क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल मिला। अब OC इज इक्वल टू, हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में जानते हैं OC इज इक्वल टू क्या है, तो OC इज इक्वल टू हाइपोटेनस है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से, तो CD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर अंडर रूट, यही OC मॉड हो जाएगा। तो CD का वैल्यू हम लोग कितना है, तो CD बराबर 4 है, तो 4 स्क्वायर प्लस OD क्या है 5 + 2 दैट इज इक्वल टू 7 स्क्वायर अंडर रूट 49, ऐसा हो जाएगा 15 और 5 = 6, ऐसा हो जाएगा, यानी √65 मीटर ऐसा आएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट
क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इस तरह से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। ठीक, आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे दूसरे क्लास में वेलोसिटी और स्पीड करेंगे। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू।